Hello students, welcome back to another video. आज हम बेसिकली नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे ए लेवल के सिलेबस में भी है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि आप MCA देख लें, BCA देख लें, वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है। और भी अगर कोई टेक्निकल कोर्स जो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ हो, उसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारे ए लेवल में आ रहा है। और ये एक न्यू सीरीज़ है। इससे मतलब हमारे जितने भी वीडियोस आने वाली हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड आएंगी। A5 R5 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशंस मेरी जितनी भी वीडियोस की हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने पाइथन की स्कोप मॉड्यूल्स वाली वीडियोस नहीं देखी हैं और नमपाई बेसिक्स वाली वीडियोस नहीं देखी, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और अगर आपको पाइथन का क्रैश कोर्स चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। वैसे तो मैं जल्दी ही एक पाइथन का एक क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ, जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। पूरा 1 घंटे की वीडियो होगी, 1 डेढ़ घंटे की वीडियोस, 1 डेढ़ घंटे की वीडियो में मैं आपको पूरा पाइथन के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बेसिक प्रोग्रामिंग है पाइथन में, और भी जो भी एरे वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब उस बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल हम इस वीडियो पे फोकस करते हैं। और इस वीडियो फोकस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारे ए लेवल में जो इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि बेसिकली ये एक एडवांस डिप्लोमा है। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा में हम कोई छोटी लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते, जैसे कि सी लैंग्वेज और पाइथन। क्योंकि सी लैंग्वेज और पाइथन तो जो है वो हमारी एप्लीकेबल लैंग्वेजेस हैं, जो हम एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली जो पहले जो हमें बेसिक फंडामेंटल जो लैंग्वेज का सीखने पड़ता है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। पैराडिज्म का मतलब क्या होता है? पैराडिज्म का मतलब होता है एक डायग्राम के फॉर्म में या एक मॉडल के फॉर्म में हम इस प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। आगे जाके जब मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें सारे जो भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वो एक डायग्राम के फॉर्म में यूज़ होते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है। ठीक है, बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ डाटा एंड मेथड। सो बेसिकली इसमें डाटा और मेथड्स का यूज़ होता है। डाटा मतलब जो भी हम चीज़ स्टोर कर रहे हैं। अगर आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि हम वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें किसी मेथड की यूज़ नहीं होता है। हम वैसे ही मेथड अगर बनाना चाहें तो उसमें मेथड बना सकते हैं। फिर मेथड में फ़ंक्शन को कॉल करने के लिए जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम यूज़ करते थे। वैसे ही कुछ इस तरीके से हम C++ में भी यूज़ करते हैं, जावा में भी यूज़ करते हैं, और भी जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसको सबसे पहले सेमुला एक लैंग्वेज थी, सबसे पहले जो बनाई गई थी ऑब्जेक्ट सिमुलेशन ऑफ रियल सिस्टम्स इसका नाम था। और ये 1960 में रिसर्चर्स एट दी नॉर्वेइंग कंप्यूटर सेंटर, जो नॉर्वे में जो कंप्यूटर सेंटर थे वहाँ पर इस लैंग्वेज को सबसे पहले डेवलप किया गया। इसके बाद 1980s में ग्रेडी बोश पब्लिशर अ पेपर टाइटल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो थी, एक पेपर पब्लिश किया गया। उसमें इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया जिसका नाम था एडा। तो 1980s में एडा की एक लैंग्वेज बनाई गई। फिर 1990s में अगर हम देखें तो कॉड इनकॉर्पोरेटेड
बिहेवियरल आइडियाज़ टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड। तो 1990 में आकर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जो हम सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये हमारी जो है ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया हमारा कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनी। ठीक है, ये हम एक तरीके से ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे कि हमने पाइथन पढ़ी थी तो पाइथन में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसने बनाई। नहीं, इसका अगर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम फादर किस मतलब फादर डिफ़ाइन करते हैं हम किसी भी चीज़ का, कि तो हम इसमें किस फादर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो हम ग्रेडी वोच को इसका फादर कह सकते हैं कि ग्रेडी वोच ने प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग की। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, लेकिन ग्रेडी वोच को इसका हम फादर बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ एन अप्रोच दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम। मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको एक मॉडल के रूप में, एक पैराडिज्म के रूप में हम उसको डिफ़ाइन करते हैं पहले, बाय क्रिएटिंग पोर्शन मेमोरी एरिया फॉर बोथ डाटा एंड फंक्शन। और डाटा और फंक्शन के लिए हम एक अलग से पोर्शन बनाते हैं। डाटा अलग हमारा होता है और फंक्शन हमारा अलग होता है। हम फंक्शन में ही डाटा को स्टोर नहीं करते, हम डाटा को अलग बनाते हैं और फंक्शन में अलग बनाते हैं, और उन दोनों का रिलेशनशिप उस मॉडल में शो करते हैं। उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, that can be used as templates for creating copies of such models on demand। टेम्पलेट्स या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शंस कैन बी यूज एज टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग कॉपीज़ ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। तो ये कॉपीज़ के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल्स। आपने पाइथन में भी पढ़ा होगा, जब मैंने स्कोप और मॉड्यूल्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो दूसरा हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी, तीन ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। सो बेसिकली क्या होता है कि हम इस लैंग्वेज में तीन या तीन से ज़्यादा मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को लेकर एक प्रोग्राम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ए को बनाने का जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जेक्ट ए में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा और एक फंक्शन। डाटा मीन्स मतलब हम इसमें वेरिएबल्स रख सकते हैं, हम इसमें इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, इसमें फ्लोट वैल्यू रख सकते हैं। जो वैल्यूज़ हमारी यूज़ होती हैं हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और तो ऑब्जेक्ट ए में हम क्या कर रहे हैं, डाटा को रख रहे हैं और फंक्शन उसका हम कॉल कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट बी का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बी में भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का कम्युनिकेशन बिठा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का कम्युनिकेशन जो हम बिठा रहे हैं, इसी को तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट सी भी हमारा है, तो मैक्सिमम दो के बीच में हम कम्युनिकेशन जो बिठा रहे हैं, वो तीसरे से क्या हो रहा है, तीसरे से वो उस फंक्शन को ले रहा है। कैसे, हम इसको एग्ज़ाम्पल की मदद से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप दो कुछ भी ले लेते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, ए और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बी, और सी ऑब्जेक्ट है हमारा ये। ठीक है, अब सी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सी ऑब्जेक्ट भी एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है, ए ऑब्जेक्ट भी एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है, बी ऑब्जेक्ट भी एक फंक्शन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों को कम्युनिकेशन बिठा रहे हैं। कैसे कैसे कम्युनिकेशन बिठा सकते हैं हम इनका, तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को
और ऑपरेटर को ओवरलोड कराते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उस ऑब्जेक्ट के डाटा को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो डाटा होता है उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है टू मेक द प्रोग्राम। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करा जाता है। ठीक है। तो इसका एक बेसिक मॉडल आप समझ चुके होंगे। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अब हम डिफरेंस समझते हैं पॉप वर्सेस ऊप। सो पॉप का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओप्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो पॉप और ओप के बीच में हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना होगा आगे बढ़ने से पहले या फिर आगे फर्दर वीडियोस में देखने से पहले। देखिए, पॉप जो होती है वो एक स्मॉल पार्ट्स में हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर्स को डिवाइड करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉप फॉलो टॉप टू बॉटम अप्रोच और ऊप फॉलो बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस जब भी अगर क्वेश्चन में आए तो आप ये लिख सकते हैं कि जो ऊप है उसमें टॉप टू डाउन अप्रोच यूज़ होता है और इसमें कौन सा अप्रोच यूज़ होता है, बॉटम अप अप्रोच यूज़ होता है। ये आप एक बेसिक सा डिफरेंस इसमें बता सकते हैं। पॉप डज़ नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर। पॉप में क्या होता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, जबकि ऊप में पब्लिक स्पेसिफायर नेम्ड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज़ होता है। जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन में यूज़ होते हैं एक मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो हमें जो बेनिफिट मिलता है वो पब्लिक स्पेसिफायर से ही मिलता है। अगला है हमारा पोप डाटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन दी सिस्टम। पोप में क्या होता है, जो डाटा होता है वो पर्टिकुलरली फंक्शन से फंक्शन में ट्रैवल कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। जबकि ऊप में क्या होता है, ऊप प्रोवाइड मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शन। सो मेंबर फंक्शन की मदद से क्या होता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। ठीक है। पोप डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर वे टू हाइडिंग डाटा सो इट लेस सिक्योर। जो पोप में जो डाटा होता है वो सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे हम उस चीज़ को सिक्योर कर सकें। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा हाइडिंग और को प्रोवाइड करने के लिए एक सिक्योरिटी मेथड्स भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि उसको डाटा को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, एनकैप्सुलेशन की मदद से हम उसको सिक्योर करते हैं, वो आगे जाके मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। पोप डज़ नॉट सपोर्ट ओवरलोडिंग। पोप में क्या होता है, ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं होती है। जैसे मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो आपको ओवरलोडिंग के बारे में बताया था। और ऊप में क्या होता है, ओवरलोडिंग सपोर्ट होती है। ओवरलोडिंग सपोर्ट करने के कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास, पहला है फंक्शनल ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो बेसिकली जैसे जो हम फंक्शन बनाते हैं, कोई भी हमने फंक्शन क्रिएट करा, उसके अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, सो ऑब्जेक्ट को भी हम ओवरलोड करा सकते हैं और फंक्शन को भी हम ओवरलोड करा सकते हैं। मतलब कि दूसरा अगर हमने फंक्शन बनाया तो उसमें भी हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी, उसके एग्जांपल्स हैं। पहला है सी लैंग्वेज, फोर्टन, पास्कल और वीबी। और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल। तो पहला है C++, जावा, C#, VB.NET और .NET। सो ये थे हमारे आज की वीडियो।